हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड पीसीएस 2005 के क्वेश्चंस को। 2005 के क्वेश्चन, इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। ये आज इसका रहेगा पार्ट 2। और आपके इसके बाद 2005 वाला जो पीसीएस में साइंस के क्वेश्चन आए थे वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। 2008 का ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपको करवा दिया है, जो भी कंप्लीट है। जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए थे वो 2000 वाले, वो सारे मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। तो अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो इन वीडियो को जरूर देख ले। और जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, और बेल आइकन भी दबा दो ताकि आपको फ्यूचर में हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि गैसो होल क्या होता है। अब बहुत सारे मित्र हमारे सोचेंगे यार कि गैसो होल तो अपने सब्जेक्ट में नहीं है, यानी हमारा जो सिलेबस है उसमें तो गैसो होल है ही नहीं, तो इसको क्वेश्चन को क्यों डाल दिया है। तो देखो, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जनरल साइंस टाइप के आते हैं। जनरल साइंस मतलब ये जी के टाइप के क्वेश्चन है, आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए। अब कैसे इसकी नॉलेज होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। तो देखो, जो गैसो होल होता है, इसका जो आंसर है वो ये वाला है। एथिल अल्कोहल और पेट्रोल, इन दोनों को मिला के जो बनता है इसको बोला जाता है गैसो होल। और ऐसा क्यों होता है, देखिए, जो ये एथिल अल्कोहल है ना, इसे ग्रेन अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेन अल्कोहल लिख दूं इसमें यहाँ पे नाम, ग्रेन अल्कोहल। अब ये ग्रेन अल्कोहल से क्या मतलब है और पेट्रोल से क्या मतलब है ये भी जान लो। देखिए, असल में जो ये गैसोहोल होता है ना, तो गन्ने का जो रस होता है उसको क्या किया जाता है, पेट्रोल में मिलाया जाता है। मतलब सिंपल सी बात है, जो शुगर होता है ना, शुगर केन जो होता है, गन्ना जिसे बोला जाता है, उस शुगर केन से अल्कोहल को निकाला और उसको पेट्रोल में मिला दिया। और पेट्रोल में मिलाने के बाद उसे हम यूज़ करते हैं, यानी सिंपल जो आप पेट्रोल यूज़ करते हैं ना, उसमें अल्कोहल भी डाला जाता है। और कितना परसेंट अल्कोहल होता है वो भी जान लो, उसमें 10% अल्कोहल होता है। मतलब 10% अल्कोहल होगा तो 90% उसमें पेट्रोल की मात्रा होगी। अब ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है सो दैट कि जो आपका प्रदूषण है, यानी जो पॉल्यूशन होता है, उस प्रदूषण को कम किया जा सके। क्योंकि जो आपका मेट्रोपॉलिटन सिटी होती है ना, मतलब जहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं, तो वहाँ पे सीओ निकलती है। सीओ मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, हम जिसे नाम देते हैं। तो इसकी जो मात्रा है, इसकी जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को कम करने के लिए बेसिकली हम एथिल अल्कोहल को पेट्रोल के साथ मिलाते हैं, ताकि जो भी पॉल्यूशन हो रहा है इस पॉल्यूशन में कमी की जा सके। एक क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता दूं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जो अक्सर आपसे पूछा जाता है कि भैया, जो ऐसी सिटियाँ जहाँ पे गाड़ी घोड़े ज़्यादा चलते हैं, वहाँ पे जो पॉल्यूशन होता है वो सबसे ज़्यादा किससे होता है। तो आपको ऑप्शन में दिया जाएगा कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या फिर उद्योग धंधे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या फिर एक ऐसी आपको कोई और चीज़ जैसे CH4 दे दी कि CH4 उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका आंसर? इसके लिए होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी जहाँ पे ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं ना, ठीक है, बड़े बड़े जो आपकी सिटीज़ होती हैं, वहाँ पे आपका उद्योग से कोई मतलब नहीं है। असल में हम उद्योग पे पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है, आपका इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। तो इसलिए क्या करना होता है हमें, इस पॉल्यूशन को डिक्रीज करने के लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो बहुत खतरनाक गैस होती है। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है ना, ये हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स हो जाती है। अब हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होने से क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि जो हीमोग्लोबिन है इसमें ऑक्सीजन कंटेंट होता है। मतलब हीमोग्लोबिन जो होता है बॉडी के अंदर, ये ऑक्सीजन को लेके जाता है पूरी बॉडी में। इतनी बात क्लियर है सभी को? अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन के साथ, बहुत गहरा नाता होता है इसका, बहुत प्यार करती है इससे, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत जल्दी ना रिएक्ट कर जाती है ये इससे हीमोग्लोबिन के साथ। और कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट होगी, मतलब ऑब्वियस सी बात है, जो ऑक्सीजन है ना, इसका कंटेंट ओवरऑल कम हो जाता है और आदमी की जो है डेथ हो जाती है। तो आपने अक्सर सुना होगा जो अंगीठियाँ होती हैं ना, अंगीठियाँ अंगीठियाँ समझते हैं, जो सर्दियों के टाइम पे आप अपने घरों में जलाते होंगे, कोयला वगैरह जलाते हैं। तो आपने सुना होगा जो ये कोयला वगैरह जो होता है उसको बंद रूम में नहीं जलाना चाहिए, है ना। जो क्लोज रूम होते हैं ना, दरवाजे जो होते हैं, ये जो दरवाजे होते हैं भैया, इन्हें बंद नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर आप इन्हें दरवाज़ों को बंद कर दोगे तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट होता है ना, वहाँ पे वो बढ़ जाता है। और ये बढ़ जाता है ना, तो फिर आपको एयर अंदर नहीं आ रही है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है CO, ये आपकी जो है बॉडी में एंटर कर जाती है। अब ये बॉडी में एंटर करेगी तो फिर आपको क्या होता है, यहाँ पे जो बॉडी है उसमें क्या हो जाएगा,
ऑक्सीजन ना जाने के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड चली जाएगी और आपकी जो है यहाँ पे मृत्यु हो सकती है, आपकी मतलब मनुष्य की मृत्यु हो सकती है, इससे मेरा मतलब है। तो ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे गैसोहोल यही होता है कि जब एथिल अल्कोहल को, यानी जो सिंपल अल्कोहल होता है, इथेनॉल भी इसे बोला जाता है, इसे भी ध्यान रखना, इथेनॉल भी हम इसे बोलते हैं। इथेनॉल क्या होता है, इसका फॉर्मूला C2H5OH, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो जो C2H5OH होता है, हम इसको पेट्रोल के साथ मिलाते हैं, पेट्रोल से मिलाने के बाद इसको बोला जाता है गैसोहोल। तो ये एक जनरल साइंस का क्वेश्चन है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। गवर्नमेंट ने भी ये बोला है भैया कि आपके क्या होना चाहिए, ये आपको मिलाना ही मिलाना है, तभी आप क्या कहते हैं पेट्रोल को सप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे चेन्नई में एक मैसूर शुगर कंपनी है, इसमें क्या होता है कि आपके अल्कोहल पेट्रोल की जो क्वांटिटी है कुछ इस रेशियो में मिलाया जाता है, 25:75। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली बार इसका ना प्रयोग किया गया था। कैसे, पहले कहीं ना कहीं तो किसी ने बोला होगा ना भैया कि पेट्रोल में अल्कोहल मिलाने से कुछ होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ पे इस कंपनी में सबसे पहले बार 25:75 की इस रेशियो में मिलाया था। मतलब 25% मात्रा उसमें एथिल अल्कोहल था, 75% मात्रा उसमें पेट्रोल की थी। तो ये बहुत सफल प्रयास था। तो यहाँ पे पहली बार इस टाइप से यूज हुआ था इस गैसोहोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं। चलिए, यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है मतलब ये मैच कौन नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पे पहला है कि जो मोतियाबिंद है, तो क्या मोतियाबिंद आपकी आंतों में होता है? मोतियाबिंद आंतों में होता है, इसको मियादी बुखार भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, मियादी बुखार। अभी बताता हूँ मियादी बुखार, मैंने आपको पहले ही इसका आंसर बता दिया है। आप लोग भी इसको क्या करते रहिए, आप लोग इसे खुद क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करते रहिए। मतलब जैसे मैं तो बता रहा हूँ इसे, लेकिन आप खुद भी इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहिए, तभी आपको आपकी जो स्किल्स हैं वो इंप्रूव होंगी, एबिलिटी जो आपकी है ना क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की वो अच्छी होंगी, और एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। क्योंकि एग्जाम में जब आप जाते हो तो 4 ऑप्शन देखते हो तो गलत करके भी आते हो, वो यही कारण होता है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती है। तो अभी ये 2 महीने जो भी आपके पास का समय है, इसमें प्रैक्टिस अपनी अच्छे से कर लो। जितने भी क्वेश्चन होते हैं, मैं मैक्सिमम आपको 500 क्वेश्चन का मेरा टारगेट है। जितने भी ओल्ड क्वेश्चन है पीसीएस वाले, बस उनको मैं आपको एटलीस्ट यहाँ पे करवा दूँ। रही बात उन लोगों की जिन्होंने कोर्स परचेज़ किया है, उन लोगों का जो है टिश्यू का आपका टिश्यू जो चैप्टर है, यानी ऊतक वाला जो चैप्टर है, उसका आपका संडे के दिन टेस्ट होगा। तो संडे के दिन वो टेस्ट अपलोड हो जाएगा, तो आप जो है इस वाले टेस्ट को आराम से वहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मियादी बुखार भी कहते हैं, समझा तो इससे क्यों होता है। तो मोतियाबिंद देखो, जो को कैटरैक्ट बोलते हैं ना, इसे क्या होता है ये, इसमें क्या होता है, जो आपकी आंखें होते हैं ना, आंखों का जो लेंस होता है, ठीक है, वो लेंस क्या होता है, धुंधला पड़ जाता है। अब धुंधला पड़ जाता है तो जो मोतियाबिंद होती है वो आंखों की बीमारी होती है। तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे कि इसका आंसर जो होगा पहला होगा, मतलब मोतियाबिंद आंखों की बीमारी है। पीलिया, पीलिया क्या होता है भाई, जॉइंडिस होता है। अब पीलिया कहाँ पे होता है, यकृत में होता है, फेफड़ों में होता है, या फिर आंत में होता है। तो जो पीलिया है ना, यह आपकी लीवर की ही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसका जो होगा ये दूसरा ही होने वाला है, इसमें कुछ और आंसर नहीं होगा, पीलिया, ठीक है। बिलिरुबिन जो पिगमेंट होता है वो ज़्यादा मात्रा में, एक्सेसिव अमाउंट में क्या होने लग जाता है, बनना स्टार्ट हो जाता है, हमारे ब्लड में चला जाता है। उसकी वजह से पूरा क्या होता है, येलोइश कलर हमारी पूरी बॉडी के अंदर आ जाता है। थर्ड की हम बात करें टाइफाइड की, इसी टाइफाइड की मैं बात कर रहा हूँ, टाइफाइड की। तो जो टाइफाइड होता है ये आपका आंत से संबंधित है। मतलब मैं तीसरे का लिख रहा हूँ, तीसरे का यहाँ पे पहला हो जाएगा, तीसरे का पहला, मतलब यहाँ पे ये मान के चलो कहीं गड़बड़ ना हो जाए, ये आंत। तो इसको मियादी बुखार भी बोला जाता है। जब टाइफाइड होता है तो टाइफाइड में देखा होगा आपने, बहुत ज़्यादा बुखार आ जाता है। तो जो टाइफाइड है वो आपके आंत, या फिर इसको मियादी बुखार भी बोला जाता है। तो ये इसको यहाँ पे बहुत इफेक्ट करता है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि डॉक्टर बहुत ऐसे, मतलब आपको जो हैवी फूड होता है ना उसे खाने की सलाह नहीं देता। जैसे हार्ड जो, जैसे रोटियां ही हो जाती हैं, मना कर देता है डॉक्टर उसे खाने को। क्यों? क्योंकि आपकी जो आंतें होती इतनी कमज़ोर हो जाती थी, वीक हो जाती है कि वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। इसलिए क्या करते हैं, वहाँ पे हल्का खाना जो होता है लिक्विड टाइप में उसे दिया जाता है। तो ये आंत का बुखार हो गया। और फाइनली जो निमोनिया होता है, निमोनिया किससे इफेक्ट करता है, ये आपके फेफड़ों को इफेक्ट करता है। तो इज इट क्लियर और नॉट, सभी को क्लियर होगी ये बात। तो निमोनिया फेफड़ों को, लंग्स को आपको क्या करता है, इफेक्ट करता है भाई। और 2 चीज़ें आपको यहाँ पे और भी लेनी है। जो टाइफाइड और निमोनिया होता है ना, ये काफ़ी अक्सर पेपर में पूछा जाता है। ये दोनों के दोनों कैसे वो है डिजीज़ हैं, बैक्टीरिया वाली, मतलब ये एक जीवाणु जनित रोग है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, जो टाइफाइड है ये इसका जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया सभी समझते हैं, मतलब देखो जीवाणु और विषाणु, इन दोनों में अंतर समझ लेना। क्योंकि जीवाणु विषाणु ने ही जिंदगी में बहुत सारा विषाणु बनाया हुआ रहता है। तो जीवाणु और विषाणु में क्या अंतर है, देखो जीवाणु और विषाणु में एक छोटा सा अंतर होता है। जो जीवाणु होते हैं ना, जैसे ये बॉडी है अपनी, इस बॉडी के अंदर माना कोई जीवाणु एंटर हो गया, ये माना कहीं आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो गया यहाँ पे,
ये बॉडी के अंदर एंटर हो गया। तो जो जीवाणु होता है ना, ये अपना होम बना लेता है, घर बना लेता है। अब ये जब घर बना लेता है बॉडी के अंदर, तो हम क्या लेते हैं फिर इसके लिए दवाइयाँ लेते हैं, मतलब मेडिसिन लेते हैं। अब जब मेडिसिन लेते हैं, जैसे ये आपके कोई एक बॉडी है, इस बॉडी के अंदर गया बैक्टीरिया, अब डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया भाई वो अलग अलग जगह क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। जैसे ये निमोनिया है, ये भी बैक्टीरिया से ही होता है, निमोनिया भी बैक्टीरिया से होता है, टाइफाइड भी बैक्टीरिया से होता है। जॉइंडिस, इसको ना हम वैसे बैक्टीरियल बोल सकते हैं ना फिर आपका वायरस से बोल सकते हैं, वैसे हेपेटाइटिस ए लगाया जाता है इसके लिए। लेकिन ये बिलुरिबिन नामक जो एक पिगमेंट होता है, उसकी ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट जब वो निकलना स्टार्ट हो जाता है तब जाके जॉइंडिस होता है। ठीक है, तो हम इन दोनों की बात कर रहे हैं अभी, केवल टाइफाइड और निमोनिया की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे टाइफाइड और निमोनिया होता है, मैंने कहा वो जीवाणु जनित रोग होते हैं, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ये। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ जीवाणु और विषाणु में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि विषाणु वाले देखोगे आप तो फिर यहाँ पे बहुत सारे रोग आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, जो जीवाणु होता है ना, बैक्टीरिया जैसे आपकी बॉडी में जाता है तो भाई वो घर बना लेता है आपकी बॉडी के अंदर। जैसे ये कोई एक बैक्टीरिया है, वो आपकी बॉडी के अंदर गया, उसने अपना घर बना लिया, ऐसे ऐसे घर बना लेता। तो ये बैक्टीरिया हो गया यहाँ पे, और इसने चारों ओर आपके क्या बना दिया, एक घर बना लिया। ठीक, और ये आपकी बॉडी के अंदर है। अब ये डिपेंड करता है, ये जो भी इफेक्ट करेगा कौन सी जगह। जैसे अगर माना निमोनिया है तो ये फेफड़ों में जाएगा, ये माना टाइफाइड वाला बैक्टीरिया तो लिवर में ये सॉरी आंत में चला जाएगा, या फिर स्प्लीन भी बोला जाता है, प्लीहा जिसे बोला जाता है, ये प्लीहा को भी इफेक्ट करता है। ठीक, ऐसे नहीं है लिवर को भी इफेक्ट करता है वैसे, हाँ टाइफाइड, लेकिन यह है कि ज़्यादा अभी आपको उसके बेस पे देखना पड़ेगा। किस बेस पे, ऑप्शंस के बेस में देखना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, यहाँ पे जीवाणु यहाँ पे अपना घर बना लेगा। इसने घर बना लिया, यहाँ पे ये घर बन गया भाई इसका। अब ये घर बना लिया, अब तब आप क्या खाते हो, उसमें दवाइयाँ खाते हो। अब दवाइयाँ खाते हो, उसके बाद क्या होता है, इन दवाइयों से इसका जो घर है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब इसका डिस्ट्रॉय हो गया घर, तो उसके बाद फिर आपने ये सिंपल ये बैक्टीरिया बच गया, मतलब बैक्टीरिया भी खत्म हो जाएगा। भाई जिसको घर बेदखल कर दोगे, जिसका घर खत्म हो जाएगा, जिसका घर तबाह हो जाएगा, तो उसके अंदर रहने वाला व्यक्ति भी तो फिर कहाँ जाएगा, वो भी तो मर ही जाएगा। तो भाई ये याद रखना है आपको, जो बैक्टीरिया होता है इस टाइप से वो काम करता है, अपना घर बनाता है बॉडी के अंदर जाके। दवाइयाँ लेते हो, उसका घर खत्म, बैक्टीरिया भी खत्म। लेकिन विषाणु के केस में कुछ होता है, एक विषाणु होता है जो जो सेल होती है ना, सेल कोशिका, इसका ये एक्सेप्शनल केस है, मतलब ये डेड होता है पहले, विषाणु पहले डेड होता है। ये कब आपका एक्टिव हो जाता है, जब ये किसी बॉडी में जाता है ना, मतलब किसी की बॉडी में चला जाएगा, जैसे एनिमल बॉडी में चला गया। एनिमल बोले तो जंतु, जंतु बोले तो मनुष्य हो सकता है आपका, कोई और भी जानवर हो सकता है। तो कभी मनुष्य की बॉडी में जैसे विषाणु आ गया, तो ये अपना घर नहीं बनाता है, ये ना अपना घर नहीं बनाता है। ये क्या करता है, जो ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी मतलब किसी की भी बॉडी, मतलब जीवित प्राणी होना चाहिए वो, तो ह्यूमन बॉडी के बॉडी में जाके, मतलब मानव शरीर में जाकर उसकी बॉडी को ही ये क्या बना लेता है, अपना घर बना लेता है। मतलब अलग से घर नहीं बनाएगा। जैसे भी बैक्टीरिया क्या बना रहा है, बैक्टीरिया अंदर जाता है और इसने चारों ओर एक घर बना दिया, मतलब ह्यूमन की बॉडी के अंदर घर बना रहा है। लेकिन ये ह्यूमन की बॉडी के अंदर घर नहीं बनाता है, खुद का घर नहीं बनाता है, ये ह्यूमन की बॉडी में ही अपना घर बनाता है, अलग से घर नहीं बनाएगा, उसी को ही घर बना देगा। अब देखो बात समझ में आ रही है। अब आप यहाँ पे दवाइयाँ खाते हो ना, तो ये तो ऐसे तो है नहीं कि भैया ये बैक्टीरिया है कोई, ये यहाँ पे सॉरी ये वायरस है, वायरस ने अपने चारों ओर यहाँ पे कोई एक अपना कोई एक कुछ बनाया हुआ है इसने यहाँ पे। अब ऐसे तो इसने कुछ बनाया हुआ नहीं है यहाँ पे, अपना घर तो इसने बनाया नहीं है। अब इसने घर नहीं बनाया तो इसको डिस्ट्रॉय कैसे होगा, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। इसने तो आपकी बॉडी को ही घर बना लिया, बॉडी को ही घर बना लिया। तो जब भी आप यहाँ पे दवाइयाँ खाओगे तो अपनी बॉडी को ही नुकसान करोगे। दवाइयाँ कोई नुकसान, मतलब ये मरेगा नहीं वायरस, समझ में आ रही बात। ये वायरस मरता नहीं है, क्यों नहीं मरता, क्योंकि घर नहीं बनता इसका। इसका घर कैसे उजाड़ोगे, घर से बेदखल कैसे करोगे इसे, ये इसलिए जो है विषाणु एक सेल का एक्सेप्शनल केस है। पहले तो ये मृत अवस्था में होता है विषाणु, पहले ये मृत अवस्था में होता है, और जैसे इसको बॉडी मिली वैसे ये कैसे आता है, ये एक्टिव अवस्था में हो जाता है, मतलब जीवित हो जाता है ये, इसलिए ये सेल का एक्सेप्शनल केस होता है विषाणु। तो विषाणु जनित रोग कौन से होते हैं, आपने सुना होगा चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स है ना, चिकन पॉक्स आपने सुना है। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जहाँ पे क्या होते हैं, ये आपके विषाणु जनित रोग होते हैं। आपने आजकल क्या चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है। अब ये भी क्या है, एक वायरस जनित रोग है ना, वायरस जनित रोग है। तो देखो अब देखो इनको तो ऐसे दवाइयों से तो ख़त्म नहीं हो सकते भैया। अब इनके लिए क्या करना होता है, इनके लिए फिर होती है क्या, इनके लिए क्या होती है फिर वैक्सीन होती है। अब ये वैक्सीन क्या काम करती है, ये वैक्सीन एज अ आर्टिफिशियल होता है, ये मतलब आर्टिफिशियल विषाणु होता है, ये आर्टिफिशियल वायरस। आर्टिफिशियल वायरस आपकी कहीं बॉडी में एंटर करवाते हैं, आर्टिफिशियल वायरस, ठीक है। अब जब ये आर्टिफिशियल, ये वैक्सीन है, ये आर्टिफिशियल वायरस टाइप के ही होते हैं।
अब ये आर्टिफिशियल वायरस समझो, ये बॉडी में इंजेक्ट करते हैं और ये बॉडी में क्या बना देते हैं, फिर ये बॉडी में फिर बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर है इसको बढ़ा देते हैं। इसीलिए तो जब कहीं पे देखा होगा आपने ना, टीके लगते हैं या वैक्सीनेशन जब होता है तो फिर फीवर आ जाता है। देखा होगा आपने आजकल भी जिनको लग रहे हैं ये कोरोना वायरस वाले, जिनको वैक्सीनेशन जिनका, और उनको फीवर बहुत आ रहा है। क्यों? क्योंकि भाई ये एक आर्टिफिशियल आपकी बॉडी के अंदर आर्टिफिशियल वायरस डाल दिया है। अब आर्टिफिशियल वायरस डाल दिया तो मतलब बॉडी ने उसको क्या कर रही है, बॉडी उसके लिए अपने आप को तैयार कर रही है। कल के दिन अगर एक्चुअल में वायरस आया तो उसके लड़ना कैसे है, तो बॉडी इसलिए यहाँ पे पहले ही बन जाती है, समझ जाती है कि अच्छा जो वायरस आएगा उसका जो मेरे ऊपर प्रकोप होने वाला है कुछ इस टाइप से होने वाला है, तो इसलिए वो फीवर आता है। और फिर बॉडी क्या करती है, यहाँ पे अपने आप को तैयार कर लेती है एक्चुअल वायरस के लिए कि भैया कोई एक्चुअल वायरस आएगा तो मुझे उससे कैसे लड़ना। तो ये होता है जीवाणु और विषाणु का कॉन्सेप्ट। बहुत देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ना यहाँ से बहुत बेनिफिट मिलेगा, कुछ तो चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अब इस वीडियो के अंदर आए हो, 2-4 चीज़ें नहीं सीख के जाओगे तो समझो बहुत कुछ चीज़ें सीख के जा रहे हो यहाँ से। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा। निमोनिया में क्या होता है, लंग्स की प्रॉब्लम होती है, टाइफाइड आपका आंत का बुखार है, मियादी बुखार होता है। टाइफाइड और विषाणु में आपको समझ में आया होगा अंतर क्या होता है। नोबल गैस इसमें कौन सी है, तो जो नोबल गैस है, चलिए इसको कंप्लीट करते हैं फटाफट। हीलियम एक नोबल गैस है। अब नोबल गैस क्या होती है, नोबल गैस होती है भैया जो रंगहीन होती है, स्वादहीन होती हैं, है ना, और कलरलेस होती हैं, मतलब जिनका कोई अच्छा रंग हो गया, कलरलेस हो गया, स्वादहीन हो गया। और इसमें एक चीज़ और आप ऐड कर सकते हैं, गंधहीन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जो इस टाइप की जो गैसें होती है ना उन्हें नोबल गैस बोला जाता है। और दूसरा इसमें एक और चीज़ होती है, नोबल गैस मतलब निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय मतलब ये किसी से जो रिएक्ट नहीं करती है, नॉन रिएक्टेबल होती है। अब ये नॉन रिएक्टेबल क्यों होते हैं, जब आपने पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा KLMN, ये सेल पढ़ी है सभी ने। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरी कक्षा में 18 होते हैं, है ना, इस टाइप से चलता है ये आगे। तो जो ये हीलियम वगैरह होती हैं, अब हीलियम ही नहीं है, जैसे आर्गन भी हो गया 18, आर्गन बोलते हैं ना, आर्गन AR आर्गन, तो ये भी एक नोबल गैस है। क्यों? जैसे आप 18 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो तो कैसे लिखते हो, 2 8 18 ऐसे लिखेंगे, 2 8 2 10 और 8 18 ऐसे लिखते हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन होता है ऐसे तो लिखते हैं उन्हें। तो यहाँ पे जो इसका लास्ट वाली सेल होती है ना 8, देखो यहाँ पे ना ये किसी को दे रहा है, ना ये किसी से ले रहा है, ना ये किसी को देगा, ना किसी से लेगा। तो मतलब ये वैलेंसी क्या है इसकी, इसकी जो वैलेंसी है वो फुल है, मतलब ना किसी को दे रहा है ना ले रहा है। तो जो ना किसी को देता है ना किसी से लेता है वो हो जाता है निष्क्रिय। क्योंकि भैया कैसे, जब वो इंटरेक्ट ही नहीं करेगा किसी से, जब किसी से बातचीत ही नहीं करेगा तो अपने आप वो कैसे हो जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा ना किसी का रंग क्या है, स्वाद कैसा है, गंध कैसी है। भैया जब कहीं आप जाते हो किसी चीज़ का खाना टेस्ट करोगे तभी तो पता चलेगा आप लोगों को कि भैया हाँ वाकई में किसी दूसरे का खाना कैसा होता है, या कि कहीं का दूसरे का जो है कहीं दूसरी जगह चले जाओगे तो वहाँ की गंध कैसी होती है, या वहाँ का कलर कैसे होते हैं। आप अपने घर पे ही हो, अपने घर का ही खाना खा रहे हो, अपने घर के अंदर की जो स्मेल है उसी को महसूस कर रहे हो, तो कैसे पता चलेगा। तो ये भी ऐसी कुछ सिस्टम है, ये अपने आप में फुल होते हैं, ये किसी से रिएक्ट ही नहीं करते हैं। अगर माना मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन क्या होता है, 2 और 6 ऐसे लिखा जाता है इसे। अब देखो 6 हो गया ना, अभी इसको अष्टक का पूर्ण करने के लिए जो नियम होता है कि भैया 8 जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंप्लीट होने चाहिए, तो इसको 2 की जरूरत है अभी यहाँ पे। तो ये 2 कहीं से लेगा तभी जाके ये 8 बनेगा, है ना। तो मतलब इसको कहीं ना किसी से इंटरेक्ट होना पड़ेगा, इसको कहीं से लेके आना पड़ेगा अपने लिए इलेक्ट्रॉन को, इसको कंप्लीट करने के लिए, ये वाली जो इसकी सेल है ना कक्षा, इसको पूर्ण करने के लिए। तो यहाँ पे ये इंटरेक्ट करता है, तो इंटरेक्ट करता है मतलब फिर ये रिएक्ट करेगा किसी के साथ, तो ये रिएक्टेबल गैस हो जाती है। इसलिए जो ऑक्सीजन है वो रिएक्शन करती है, ठीक। अब ऐसे नोबल गैस देखो, जैसे हीलियम बोल दिया ना, हीलियम, तो हीलियम देखो, हीलियम का कैसे लिखोगे, 2, तो मतलब ना ये लेगा ना देगा, क्योंकि आपको भैया पता है कि जो सेल होती है कि वो 2 ही होती है। अच्छा नियॉन देखो, जैसे नियॉन, ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, 2 और 8, देखो इसमें 8 हो गए कंप्लीट, ना ये लेगा ना ये किसी से देगा, तो ये भी क्या है आपकी नोबल गैस है। आर्गन देखो यहाँ पे 2 8 और 18, 2 8 2 10 8 18 18 हो गया कंप्लीट, तो ये ना देगा ना लेगा, तो ये सारे के सारे क्या है नोबल गैस हैं। जीनॉन हो गया, ये भी आगे ऐसी चलती रहती हैं। तो अब नोबल गैस का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करते जाओ, ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाओ इसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम यहाँ पे करते हैं, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है। तो देखिए ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है। अब ये तो सभी को मालूम है कि भैया ट्यूबलाइट में एक तो होगी अक्रिय गैस, अक्रिय मतलब निष्क्रिय जिसे हम बात कर रहे हैं, नॉन रिएक्टेबल गैस जिसे हम बात कर रहे हैं, निष्क्रिय गैस। तो एक तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन, देखो क्या नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करती, नाइट्रोजन बिल्कुल रिएक्ट करती, तो ये तो आंसर होगा नहीं। केवल आर्गन, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, देखो आर्गन, हाँ बिल्कुल आर्गन तो रिएक्ट करती है,
नहीं है। आर्गन भी क्या है, नॉन रिएक्टेबल गैस है। नियॉन भी नॉन रिएक्टेबल गैस है, आर्गन भी नॉन रिएक्टेबल गैस है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है ट्यूबलाइट, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे आया है। तो ट्यूबलाइट हमेशा ध्यान रखो, ट्यूबलाइट में हमेशा ना पारद वाष्प होती है, मतलब मरकरी वेपर होता है। मतलब जो भी ट्यूबलाइट होती है ना ऐसे, इसमें कोटिंग होती है मरकरी की, यहाँ पे इस टाइप से ये मरकरी की कोटिंग होती है यहाँ पे, और मरकरी की कोटिंग के अंदर यहाँ पे आपकी गैसेस को फील किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है ना वो ये है पारद वाष्प। तो इसके लिए जो आंसर होगा ये होगा नियॉन और पारद वाष्प। चीज़ें क्लियर हैं सभी को यहाँ पे। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है, तो सिंदूर का यहाँ पे बस आपको फॉर्मूला बताना। तो सिंदूर का फॉर्मूला क्या होता है, HGS, मर्करी सल्फाइड। तो ये मर्क्यूरिक सल्फाइड, जो इसका आंसर ये वाला होगा, HGS इसे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है। अब स्टेनलेस स्टील क्या होता है ये मालूम है किसी को, मालूम होना चाहिए। देखो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन यहाँ पे आने चाहिए। तो स्टेनलेस स्टील क्या होता है आपका, ये बेसिकली होता है जो आपको जो जंग से बचाने के लिए, मतलब इरोजन से बचाने के लिए आपको इस चीज़ का यूज करते हैं, प्रोटेक्ट करना है मतलब, इसलिए उसको स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। तो इसमें लोहे में क्या मिलाते हैं, लोहे में मिला देते हैं हम क्रोमियम और निकिल को। तो ये मिलाने से क्या हो जाता है, स्टेनलेस स्टील बन जाता है। अब इसके अलावा और भी चीज़ें मिलाते हैं, इसके अलावा क्या मिलाते हैं, जैसे मैग्नीज भी मिलाया जाता है, क्रोमियम भी मिलाया जाता है, ठीक है, और साथ साथ में यहाँ पे कार्बन भी मिलाया जाता है। ये बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं, लेकिन मुख्य क्रोमियम और निकिल को ही हम मानते हैं। तो इसका जो आंसर होगा क्रोमियम और निकिल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर से ही है, ऐसे मत समझना कि कहीं बाहर से डाल दिए। जल के लिए पीएच मान क्या होता है, देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो जल के लिए पीएच मान क्या होगा, पीएच मान सभी को मालूम होगा, जो पीएच मान होता है वो जल का कितना होता है। अब आप खुद जवाब दीजिए इसका जल का मान, पीएच का मान कितना होता है, तभी तो आपको समझ में आएगा कि आप आंसर सही दे पा रहे हैं या गलत दे पा रहे हैं। तो जो जल का पीएच मान होता है वो होता है भाई कितना होता है बताइए, 7 होता है जल का पीएच। अब ये सभी को पता होगा भैया, पीएच एक आपका क्या है, एक स्केल है। इस स्केल में क्या होता है, माना ये है, ये 0 हो गया, यहाँ पे सॉरी 0 नहीं, इसको 7 ले लो, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया है, ये 9 हो गया, ये यहाँ पे 10, यहाँ पे 14 तक होते हैं। यहाँ पे आते चलिए 6 हो गया, 5, 4। अब ये 7 से नीचे जो हैं ये सारे क्या हैं, एसिड है यानी अम्ल है। ये 7 से ऊपर क्या हो गया, ये बेसिक नेचर के हो गए, मतलब ये क्या हो गया, क्षार हो गए, ठीक। और जल क्या होता है, जल आपका ये क्या उदासीन होता है। उदासीन बोले तो आपके ये लगभग इसका जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, 7 होता है। तो ये है जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बस ज़्यादा इसमें कुछ और नहीं है। अब आपको ध्यान देना कि जो वाटर की हार्डनेस होती है ना, पानी की जो स्थायी कठोरता होती है उसके लिए कौन उत्तरदायी होता है। मतलब जो हार्डनेस होती है वाटर में, कठोर पानी, सुना है कभी हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, ये 2 नाम तो सभी ने सुने होंगे, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। क्या मालूम है आपको हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है? अगर नहीं मालूम है तो जान लो। तो जो ये हार्ड वाटर होता है और सॉफ्ट वाटर होता है, इनमें डिफरेंस क्या है। देखो हार्ड वाटर मतलब जिसमें काफ़ी मिनरल्स होते हैं, लॉट्स ऑफ मिनरल्स, आप इसे लिख सकते हैं लॉट्स ऑफ मिनरल्स, ठीक है, जिसमें खनिज लवण की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। सॉफ्ट वाटर में क्या होता है, इसमें 0 मान के चलो या मिनिमम मान के चलो, इसमें जो मिनरल्स होते हैं ना वो नहीं होते हैं सॉफ्ट वाटर में। हार्ड वाटर में मिनरल्स ज़्यादा होंगे, सॉफ्ट वाटर में मिनरल्स नहीं होते हैं, इसलिए उसको हार्ड बोला जाता है। अब मिनरल्स में क्या होता है भाई, इसमें कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, आपका आर्सेनिक होता है, इसमें फ्लोराइड होता है आपका, इसमें है ना, इसमें मरकरी भी होता है आपका इसमें, ठीक है, और आर्सेनिक तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये बहुत सारे ऐसे खनिज लवण होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो होते हैं जो आपके हार्ड वाटर में होते हैं, सॉफ्ट वाटर में नहीं होता। आरओ का पानी होता है ना, आरओ का पानी वो सॉफ्ट वाटर होता है। क्यों? क्योंकि जो आरओ होता है ना वो इन सारे मिनरल्स को ख़त्म कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी हम उसमें फ्लो करवाते हैं। अब हालांकि कुछ नए आरओ भी आ रहे हैं जहाँ पे मिनरल्स सारे आपके डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, लेकिन हाँ उसमें मिनरल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं आरओ के पानी में। तो जो सॉफ्ट वाटर होता है वो उसमें मिनरल्स नहीं होते। तो ये जो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है, इसलिए कहा जाता है कि जो आरओ का पानी होता है वो अच्छा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके जो मिनरल्स होते हैं वो मिनरल्स तो भैया जल गए, डिस्ट्रॉय हो गए, और यही जो मिनरल्स होते हैं ये आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है। हाँ, इनकी जो मैक्सिमम क्वांटिटी होती है किसी में, अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो गई, अगर फ्लोराइड ज़्यादा हो गया या आर्सेनिक हो गया, ये मर्करी जो ऐसे एलिमेंट होते हैं ये आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। अब हर किसी पानी में ये सारे तत्व नहीं होते। देखो भाई, ज़रूरत से ज़्यादा जो बादाम होता है ना, ज़रूरत से ज़्यादा जो बादाम होता है ये भी बॉडी को इफेक्ट करेगा, मतलब आपकी बॉडी में गलत इफेक्ट डालेगा। तो ज़रूरत से ज़्यादा बादाम भी नहीं खाने चाहिए। इसी टाइप से ज़रूरत से ज़्यादा मिनरल्स भी आपकी बॉडी के लिए हानिकारक हो जाते हैं। मतलब आपका ये जो लेवल है ना ये मेंटेन होना चाहिए। अब ये मेंटेन नहीं हो पाता, ये लेवल अभी मेंटेन नहीं हुआ लेवल। अब उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं लेवल मेंटेन ना होने का, इसीलिए को वाटर पॉल्यूशन बोला जाता है।
तो इसलिए जो है आरओ यूज़ किया जाता है कि एटलीस्ट भैया अगर ये मेंटेन नहीं है तो कम से कम ज़्यादा फालतू चीज़ें तो ना खाएं, इसलिए आरओ यूज़ करते हैं लोग। लेकिन आरओ इतनी अच्छी ऐसी चीज़ नहीं है। दूसरी हम बात करेंगे यहाँ पे जो आप क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि भैया जो पानी की कठोरता है, हार्डनेस को, उसको कैसे, हार्डनेस के लिए कौन उत्तरदायी होता है। तो देखो मैंने जैसे अभी आपको जस्ट बता दें कि हार्डनेस में क्या होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फ्लोराइड, ये सारे वगैरह होते हैं। तो इसमें ये वाला जो आंसर होगा ना, ये वाला, ये इसका आंसर होगा। कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये क्लोराइड्स हो गया, सल्फेट्स हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे किस में होते हैं, ये पानी में घुले हुए होते हैं। ये मैंने जस्ट बताया आपको, ये पानी में क्या होते हैं, घुले हुए रहते हैं, डिजॉल्व होते हैं ये पानी के अंदर। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको ध्यान रखनी है। अब देखो जो कठोर जल होता है ना, कठोर जल, साबुन उसमें झाग नहीं बना पाता है, ठीक है। अब ये जो कठोर जल है इसमें साबुन अपना झाग नहीं बना पाता है, इसलिए हम उसमें क्या यूज करते हैं, तो इसकी कठोरता दूर करने के लिए हम सर्फ एक्सेल यूज करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, साबुन यूज करते हैं। और साबुन में क्या होता है, इसे याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। सोडियम कार्बोनेट, NaCO3, या इसको आप नाम दे सकते हो सोडियम कार्बोनेट। ये आता है ना क्वेश्चन पेपर में कि भाई जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए हम किस चीज़ का यूज करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट, मतलब सोडियम कार्बोनेट टाइप का आपको कुछ नजर आए तो वो इसका आंसर होगा। तो ये है इसका आंसर कि स्थायी कठोरता के लिए कौन उत्तरदायी होता है, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सल्फेट्स ये होते हैं। ये आपके किस लिए उत्तरदायी होते हैं, ये होते हैं आपके कठोरता के लिए, हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रक्तचाप क्या होता है, ब्लड प्रेशर सभी को पता होगा, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, मतलब इसको बोला जाता है हमारा प्रकुंचन और अनुशीतलन। प्रकुंचन, अनुशीतलन, ये दो होते हैं आपके पास। जो प्रकुंचन होता है वो होता है 120, मतलब मैक्सिमम बीपी होना चाहिए 120 और मिनिमम होना चाहिए 80। अगर 120 से ऊपर गया ये भी प्रॉब्लम, 80 से नीचे गया तो ये भी प्रॉब्लम, ठीक है। MM बोलो या तो इसको पारद बोलो, क्योंकि उसमें मरकरी लगा हुआ होता है, मरकरी ऊपर नीचे चला जाता है। देखा होगा आपने, जो मशीन होती है ना, कौन सी मशीन होती है इसके लिए, स्फाइग्मोमैनोमीटर, ये इसके लिए मशीन होती है जो इसको लिए यूज़ की जाती है, किसके लिए, बीपी चेक करने के लिए। तो यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन है जो आपके पेपर में ये पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दंत क्षय का मुख्य कारण क्या है, मतलब जो आपके दांत होते हैं ना, टीथ, वहाँ पे क्या होता है, मतलब वो कैसे आपके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या आंसर होना चाहिए। तो देखिए आप क्वेश्चन कोशिश कीजिए इनको क्वेश्चनों को खुद करने की, जब तक खुद नहीं करोगे तब तक नई चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी। अगर आप ऐसे में गलती करते हैं ना, तो फिर आपके अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गई, क्वेश्चन आ गया, तो आपको दिमाग में अगर मैंने तो ये गलती की थी, क्योंकि जब गलतियां आप करते हो तो वो चीज़ें आपको याद रहती हैं। अगर अभी यहाँ पे गलती नहीं करोगे, डायरेक्टली वीडियो को देखते रहोगे, तो फिर आपको कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम करेंगी, ये चीज़ें याद नहीं रहेंगी आपको। इसलिए इन क्वेश्चनों को खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो दंत क्षय का मुख्य कारण क्या है, तो इसके लिए क्या आंसर होना चाहिए, क्या प्रोटीन होना चाहिए, ये होना चाहिए आंसर, या वसा होना चाहिए, या सलाद के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार, मतलब जो रिलेशन होता है ना कि किसकी वजह से होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो आप खाना खा रहे हैं उसके बीच में कोई रिलेशन बनता है, या वसा और जो खाना खा रहे हैं उसके बीच में रिलेशन बनता है, कार्बोहाइड्रेट और जो आप मतलब क्या कहेंगे उसे, टीथ के बीच में कोई रिलेशन बनता है, या सलाद के बीच में और आपके जो टीथ है उनके बीच में कोई रिलेशन बनेगा, तब आपके क्या है, जो दांत हैं, मतलब जो टीथ हैं, वो आपके जो है डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या हो सकता है इसके लिए, तो इसका जो आंसर होगा वो कार्बोहाइड्रेट होगा। अब इसका आंसर कार्बोहाइड्रेट क्यों होगा, देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखिए होता क्या है कि हम जब भी कोई भी खाना खाते हैं ना, आप खाने में क्या खाओगे भैया, प्रोटीन तो खाओगे, कार्बोहाइड्रेट खाओगे, सभी चीज़ें खाते हैं, कंबाइंड फॉर्म होती है। कार्बोहाइड्रेट की मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है भाई, वो कार्बोहाइड्रेट आपका क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये एक आपको एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट, सभी को पता होगा ये। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये ब्रेक डाउन होके, मतलब टूट के ये शुगर में चेंज होता है, ये भी सभी को मालूम होगा। कार्बोहाइड्रेट भी बहुत टाइप के होते हैं, मोनोसैकेराइड होता है, पॉलीसैकेराइड होता है, मतलब कुछ कठोर होते हैं, कुछ इतने कठोर नहीं होते हैं। जैसे हम स्टार्च की बात करते हैं, स्टार्च वन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट ही है। किस में मिलता है, ये जो आप रोटियां खाते हो ना, चपाती, रोटी में लिखता हूँ, रोटी, फ्लोर, आटा, ठीक है। ये आप जब भी कुछ खाते हैं तो ये आपका मुंह में क्या होता है, ये आपका कैसा है, ये सिंपल है, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, मतलब जो जल्दी से ब्रेक हो जाता है, क्योंकि बॉडी में जाने के बाद प्रोसेस, जो डाइजेशन प्रोसेस होती है ना, देखो एक क्वेश्चन ये भी है, डाइजेशन जो प्रोसेस होती है ना, मतलब जो पाचन क्रिया होती है वो कहाँ से प्रारंभ होती है, देखो एक क्वेश्चन ये भी आता है। तो जो पाचन की क्रिया होती है वो मुंह से प्रारंभ हो जाती है, मतलब आपके माउथ से, तो माउथ से जो है आपकी पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि जब आप कुछ भी चीज़ खा रहे हैं तो आप उसको ब्रेक डाउन करेंगे, मतलब रोटी खा रहे हो तो भैया उसको ब्रेक डाउन होगा, और ब्रेक डाउन होने के बाद वो शुगर में चेंज हो जाता है। इतनी चीज़ क्लियर है सभी को। अब जब ये शुगर में क्लियर चीज़ मतलब बन गया, वो कन्वर्ट हो गया, ये आपके दांतों में जाके चिपक गई,
दांतों में जहाँ पे चिपक गई, अब ये दांतों में जाके चिपक जाएगा तो ये फिर धीरे धीरे क्या बनाता है इसको, मतलब यहाँ पे इसमें आपका बैक्टीरिया लगने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया लगने इसमें स्टार्ट हो गया और धीरे धीरे जो यही खाना होता है वो फिर बैक्टीरिया जब इसको खाना स्टार्ट कर दे तो फिर ये एसिड फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब जब ये एसिड की फॉर्म में चेंज हो गया तो भैया फिर हो गया दांत खराब। अब दांत खराब हो गया तो फिर डॉक्टर के पास जाइए, फिर दांतों के डॉक्टर को फिर आप पैसे भी देते हो और अपना दांत भी दे देते हो। तो इसलिए हमेशा ब्रश किया कीजिए। तो ये थी चीज़ें जो मुझे आपको समझानी थी। बाकी इसमें क्या है, जो प्रोटीन है भैया, प्रोटीन आपका किस में चेंज हो जाता है, प्रोटीन आपका अमाइनो एसिड में चेंज होता है। अब वो स्टार्टिंग में ही नहीं होता है, ठीक है, ये बाद में जाके ये सारी चीज़ें चेंज होती है। जो आपका फैट होता है, फैट बोले तो वसा, तो जो ये वसा होता है ये किस में चेंज होता है, वसीय अम्ल में, फैटी एसिड हम जिसे कहते हैं। तो ये प्रोसेस बाद में होती रहती है। मतलब डाइजेशन जो प्रोसेस है भाई, आपके मुंह से लेकर के, मतलब मुंह से लेकर के और लास्ट जब विलाई से अवशोषण होता है ना, छोटी आंत में जाने के बाद यहाँ से अवशोषण होता है, तो यहाँ तक ये आपका ब्रेकडाउन हो के आपका डाइजेशन होता रहता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो बहुत सारी यहाँ पे प्रोसेस होती है टूटने के बाद। और फाइनली जो विली होती है, विलाई बोलते हैं उसे, विलाई शायद अगर मैं स्पेलिंग गलत नहीं लिख रहा हूँ, विलाई दीर्घ बोला जाता है शायद इन्हें। तो ये इनका अवशोषण कर लेते हैं, मतलब एब्जॉर्प्शन हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में चले जाते हैं। तो ये है बेसिकली। तो आपको कार्बोहाइड्रेट ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट की वजह से आपका क्या होता है, जो दंत क्षय होता है उसका कारण होता है। तो उसमें आपका जो इनेमल होता है, इनेमल मतलब जो दांतों का एक भाग होता है, तो उसको भी नुकसान पहुंचाता है। तो बस ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे कि जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनके लिए कौन सा जो एलिमेंट होता है वो नेसेसरी नहीं होता है। अब देखो ये नहीं जो है ना, इसको बहुत ध्यान देना। ये नहीं अक्सर पेपरों में पूछ के ना, अगर आपने देख लिया है, अगर आपने नहीं पढ़ा, आपने पढ़ लिया निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विकास के लिए आवश्यक है, अक्सर नहीं पढ़ते हम, तो है पे आप जाओगे सीधे पोटेशियम आंसर करके आ जाओगे और यहाँ से क्वेश्चन रॉन्ग हो गया आपका। तो इसलिए नहीं को जरूर पढ़ो। तो कौन सा नहीं है यहाँ पे, तो देखिए NPK तो हमेशा ध्यान दो, ये एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये तीन तो हैं भैया महत्वपूर्ण। तो नाइट्रोजन है इसमें नहीं है, फास्फोरस है इसमें, फास्फोरस है नहीं है, पोटेशियम है, देखो पोटेशियम इसलिए सबसे ऊपर डाला हुआ है ताकि बच्चा आए और पोटेशियम को टिक मार के जाए और बाद में घर जाके सोचे अरे यार मुझे तो ना ये क्वेश्चन मुझे आता था यार, ये तो गड़बड़ हो गई, अरे यार मुझे तो ये क्वेश्चन आता था, ये 1 मार्क्स में और आ जाता तो मैं शायद कहीं का कहीं होता। तो ये वाले ऐसे क्वेश्चन होते हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान दीजिएगा इन्हें। तो अब आपको यहाँ से क्या ध्यान देना है कि जो प्लांट्स होते हैं ना, उन प्लांट्सों में आपके जो 10 तत्व होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये 10 एलिमेंट जो हैं इनको तो याद करके ही जाओ। इन 10 में क्या होता है, कार्बन होता है, आपका हाइड्रोजन होता है, आपका इसमें ऑक्सीजन होता है, आपका इसमें नाइट्रोजन होगा, फास्फोरस होगा, पोटेशियम होगा, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, ठीक है, आपका सल्फर होता है और आपका आयरन होता है। ये 10 तत्व हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये 10 तत्व हैं जो पौधों के लिए सबसे जरूरी होते हैं। वैसे 16 तत्व होते हैं, मतलब 16 एलिमेंट ऐसे हैं जो पौधों के जो ग्रोथ है उसमें हेल्पफुल रहते हैं, उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन इन 16 में से 10 आपको याद रखने हैं। ये 10 एलिमेंट ऐसे एलिमेंट है इनमें से कुछ भी पेपर में पूछ लेगा, और पूछने के बाद देखो, अब देखो कैल्शियम अक्सर नहीं, मैं कह रहा हूँ ना आपको, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये 3 चीजें हैं जो सभी मेनली सभी याद रखते हैं, बाकी को याद नहीं रखते कोई। तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये आपके ऐसे तत्व हैं जो आवश्यक हैं। अब ये सोडियम नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये नहीं होगा, ये 16 के अंदर आता है। 10 मैंने आपको वो बताए जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये यहाँ पे आपको जो है याद रखना है। तो ओवरऑल यहाँ पे ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो डिकम्पोजिशन होता है फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स इन कोल्ड स्टोर क्या है, मतलब शीत भंडारों में फलों तथा सब्जियों का अपघटन सदैव के लिए समाप्त हो जाता है। क्या होता है भाई, कभी कोल्ड स्टोर में जब भी हम फलों को रखते हैं या सब्जियों को रखते हैं तो क्यों रखा जाता है, सदैव समाप्त हो जाने के लिए रखते हैं उसे, मतलब कि वो जो भी जो चीज़ें हैं वो आपका जो है ख़त्म हो जाएं, ख़राब हो जाएं, या फिर उनकी उनकी जो प्रोसेस है, जो डिकम्पोजिशन की जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा क्या हो जाए, ब्लॉकेज हो जाए, मतलब कम हो जाए, या फिर उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है, या फिर जो वो प्रोसेस है वो धीमी हो जाती है, मतलब स्लो प्रोसेस हो जाती है। तो क्या होता है शीत भंडारों में, तो इसका तो बहुत सिंपल सा आंसर है, इसका जो आंसर है वो धीमा हो जाता है, स्लो प्रोसेस हो जाती है भाई। स्लो मतलब कि भैया डिकम्पोजिशन नहीं होगा ना, डिकम्पोजिशन नहीं होगा तभी तो वो चीज़ें खराब नहीं होंगी, अदरवाइज अगर डिकम्पोजिशन हो जाएगा तो वो चीज़ें खराब हो जाएंगी। इसलिए हम उन्हें कोल्ड स्टोर में लेके जाते हैं, कोल्ड स्टोर में फ्रूट्स को रख देते हैं, वेजिटेबल्स को रख देते हैं, फिर हम ऐसे सीजन में भी उन्हें खा सकते हैं जब उस फल का सीजन ना हो
ठीक है। तो हमेशा अब तो 12 महीने हर कोई फल मिल जाता है जब कोल्ड स्टोर में हम इन्हें स्टोर करते हैं। क्यों? क्योंकि डिकम्पोजिशन नहीं होता। डिकम्पोजिशन नहीं होता तो मतलब वो ख़राब नहीं होती चीज़ें। और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, सभी को आता होगा, ये नहीं आता तो यार आना चाहिए आपको। तो जो ये HIV एड्स होता है, ये रोग नहीं फैलता। देखो अगेन, नहीं फैलता। किससे नहीं फैलता भाई? ये इससे नहीं फैलता, HIV संक्रमित रक्त से नहीं फैलता, यानी जो HIV इन्फेक्टेड जो ब्लड होता है उससे नहीं फैलता, या फिर बिना उबली जो सुई का प्रयोग होता है, यानी जो वो होता है ना सिरिंज जिन्हें बोला जाता है, सेरिंग नीडल से नहीं होता है, या मॉस्किटो बाइट से नहीं होता है, मतलब मच्छर के काटने से नहीं होता है, या फिर आपका ये हो सकता है यहाँ पे अनप्रोटेक्ट सेक्स हो सकता है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा, ये देखो इससे तो फैलता है ना, इन्फेक्टेड ब्लड इससे भी फैलता है। निडिल की अगर आपने सेरिंग निडिल कर दिया, अगर किसी व्यक्ति को अगर ये HIV है और उसका जो ब्लड है वो किसी दूसरे व्यक्ति के बॉडी में पहुंच गया तो उससे भी हो जाएगा भैया, ठीक है। असुरक्षित यौन संबंध से भी इसका ये फैल जाता है। इसलिए जो इसका आंसर होगा कौन से किससे नहीं होता, ये नहीं होता आपका मच्छर के काटने से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा। तो ये था ओवरऑल आज के जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन मैं आपसे यही कह रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को अच्छे से कीजिए, खुद करने की कोशिश कीजिए। आपको आगे भी मैं और क्वेश्चन ला के दूंगा, PCS में कंप्लीट करवा दूंगा। और जो इसकी PDF होगी ना, इसकी जो PDF होगी वो एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगी, या फिर फेसबुक का पेज है उसमें आपको मिल जाएगी। तो उसके लिए टेंशन मत लेना, एक बार ये कंप्लीट हो जाए इसकी मैं आपको PDF यहाँ पे जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवा लूँगा। बस आप वीडियो को देखते जाइए। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर करें, इससे एक मोटिवेशन मिलती है एज ऑलवेज। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स टू ऑल।